भाई आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्परेरी साउथ एशिया के बारे में, ठीक है। साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा इंडिया है भाई वो भी साउथ एशिया का ही पार्ट है। तो चलो देखते हैं दोस्तों भाई, साउथ एशिया के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे घटनाएं होती हैं, कौन सी कंट्री में कैसे डेमोक्रेसी चलती है, कहीं पे मोनार्की चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, या फिर हम बात करें भाई कौन कौन से वॉर्स होते हैं। चले देखते हैं दोस्तों। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की अगर हम बात करें, तो साउथ एशिया में भाई कौन कौन सी कंट्री आती हैं? अगर हम बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, जिसमें भाई पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश। ठीक है। तो देखते हैं भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ए रीजन वेयर राइवलरी एंड ट्रस्ट, गुडविल एंड सस्पिशन, होप एंड डिस्पेयर इंटरवाइन, शेपिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो भाई जहां पे क्या है, एक ऐसा रीजन जहां पे राइवलरी भी है, ट्रस्ट भी है, ठीक है, गुडविल एंड सस्पिशन भी है, होप भी है और डिस्पेयर इंटरवाइन भी है, ठीक है। और वो एक इन सभी फीलिंग से जुड़ी हुई जो चीज है, वो क्या बनाता है, एक शेप देता है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को, एक रिश्तों को। साउथ एशिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये साउथ एशिया रीजन में गिनी जाती हैं। चाइना भी है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम भाई साउथ एशिया कंट्रीज में। The mighty Himalaya in the north and the vast Indian Ocean, Arabian Sea, and Bay of Bengal in the south, west, and east, respectively, create a natural barrier around the region. Myanmar is separated by the Purvanchal Hills and पाकिस्तान बाय द हिंदू कुश माउंटेन्स। देखो भाई, ये जो रीजन है ना, तो इसमें जो अगर हम नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो एक तरफ तो भाई हिमालय है, दूसरी तरफ अगर हम तीन तरफ की बात करें तो अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है। अब जो बात आती है भाई पूर्वांचल हिल्स जो है, वो किसको, म्यांमार को अलग कर देती हैं। और जो पाकिस्तान है उसके मतलब उसको अलग कौन करता है? उसको अलग करता है भाई हिंदू कुश की पहाड़ियां, जो जैसे वो अफगानिस्तान से अलग कर देती है। चले तो देखते हैं इसमें क्या क्या भाई। एक ऐसा रीजन जहां पे भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है, आपस में राइवलरी भी है, सब चीजें हैं, और इन्हीं चीजों से मिलके बनते हैं वहां के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो साउथ एशिया रीजन में गिनी जाती हैं। और भाई हमने बात की, तीन तरफ से तो सी लगता है, एक तरफ से अरेबियन सी, एक तरफ से इंडियन ओशियन, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, एक तरफ से पूर्वांचल की पहाड़ियां तो दूसरी तरफ से हिंदू कुश की पहाड़ियां। चले देखते हैं भाई, ये मैप है दोस्तों, ठीक है, साउथ एशिया का। और ये जो मैप है ना, ये है 1971 से पहले का। कब से है? 1971 से पहले का। क्योंकि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये 1971 में बन जाता है बांग्लादेश, ठीक है। उससे पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान था। जब पार्टीशन होता है तो भाई क्या बनता है, ये वाला जो पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान था, बिकॉज ये वेस्ट पार्ट में था और ये ईस्ट पार्ट में था, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोले जाता था। लेकिन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में भारत पाकिस्तान को हरा के उसके टुकड़े कर देता है, और ये जो वाला टुकड़ा था ये जाना जाता है भाई बांग्लादेश के नाम से। तो यहां से हम देखें तो भाई ये अफगानिस्तान है, ये वाला पाकिस्तान है, और ये जो है ना, ये पार्टीशन के टाइम का है, तो ये भारत है भाई यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये कश्मीर अलग नहीं है, ये भारत में ही है कश्मीर, ठीक है। ये हम बात करें नेपाल की, ये भूटान पड़ता है, ठीक है। और ये बर्मा, जिसको आजकल म्यांमार भी बोलते हैं हम, ये बांग्लादेश हो गया। और ये सिलोन जो है, इसको हम बोलते हैं आजकल श्रीलंका। तो ये मैप मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको पुराने नाम भी पता लग जाए और नए नाम भी जो है वो पता लग जाए। चलें नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साउथ एशिया के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कौन कौन सी कंट्री हैं? ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये साउथ एशिया में आते हैं सारे, ठीक है। अब देखेंगे भाई 1.79
4 बिलियन, इसकी 24% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की है 2015 के अकॉर्डिंग, वो किस में आती है, इसी रीजन में आती है। क्योंकि अगर हम बात करें भाई चाइना, सॉरी, इंडिया की, पाकिस्तान की, या फिर हम बात करें बांग्लादेश की, तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में ही आते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी है। रिलीजन देख लेते हैं कौन कौन सा है। अबाउट 80% ऑफ इंडियंस एंड नेपालीज आर हिंदू, नेपाल में। और भाई बात करें हम भारत में, तो 80% के लगभग क्या है, 80% के लगभग हिंदूज है। जो मेन रिलीजन है, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर वाला रिलीजन है, वो क्या है, हिंदू रिलीजन है। इस्लाम इज द predominant religion of Afghanistan and Maldives, 99%, 96% पाकिस्तान में एंड 90% इन बांग्लादेश। तो बाकी की जो कंट्रीज हैं, भारत और नेपाल को छोड़ के, तो वहां पे क्या है भाई, वहां पे जो मैक्सिमम नंबर है वो मुस्लिम्स का है। अब देख लेते टेरिटरी भाई, साउथ एशिया कवर्स 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना भाई, 5.1 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 51 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, विच इज 11.51% और 51% ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और 3.4% ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3.4% एरिया को कवर करता है ये वाला रीजन। अगर एशिया के बारे में बात करेंगे तो 11.51% एरिया जो है वो एशिया का कवर करता है। चले देखते हैं भाई नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं एक बार रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। यहाँ पे मेन रिसोर्सेज क्या क्या हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। नेचुरल गैस जो है वो यहाँ का मेन रिसोर्सेज है। ऑयल यहाँ का मेन रिसोर्सेज है। टोबैको जिसको तंबाकू बोलते हैं, टिम्बर, कोल, फिश, वाटर एंड फॉरेस्ट। तो ये यहाँ पे क्या है भाई, ये यहाँ के मेन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और भी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो मेन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके चारों तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जिसके बिहाफ पे सरवाइव करती है, जिसके चारों तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी घूमती है, वो सारी चीजें यहाँ पे लगभग लगभग वो जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे मिलती है। चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। यहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कौन सी कंट्री का कैसा है। श्रीलंका एंड इंडिया, से देखेंगे श्रीलंका एंड इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस। और भाई 19 आई थिंक 50s में ही, एग्जैक्ट मेरे को अभी डेट ध्यान नहीं आ रही है, 1950s में ही इंडिया के साथ साथ ही पता नहीं 48 या 50 में ही श्रीलंका आजाद होता है, और 47 में इंडिया आजाद होता है। तो दोनों में अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक लगभग 75 साल हो चुके हैं दोनों देशों में। तो वहां पे कैसा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसको हम बोल सकते हैं भाई लोकतांत्रिक सिस्टम। लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे बनती है, लोग वोट डालते हैं, चुनते हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दोनों बातें हो चुकी है, यहाँ पे मिलिट्री ने भी रूल किया है और सिविलियन रूल भी रहा है, किसमें, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अंटिल 2006 नेपाल was a constitutional monarchy with the risk of the king taking full control of the government। और भाई 2006 तक क्या था, नेपाल जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। मोनार्की होता है बच्चों राजतंत्र, दोस्तों क्या होता है, राजतंत्र होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसी होती है जहां पे राजा भी होता है और जहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है, मेन चीज ये रहती है। बट इन 2006 democracy was restored and the king's role was reduced to a ceremonial position। देखो भाई क्या होता है 2006 में, 2006 तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, लेकिन 2006 में क्या होता है, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाता है, और किंग का जो रोल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सेरिमोनियल पोजीशंस के लिए रहता है, ठीक है। सेरिमोनियल पोजीशन में ही किंग का काम रहेगा, बाकी जो काम है वो वहां की सरकार करेगी सारा। डेमोक्रेसी वहां भी आ गई है 2006 से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भूटान की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकी कैपिटल्स आपको पता है, भारत की न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे या फिर कोलंबो की अगर बात करें वो श्रीलंका की है, नेपाल की काठमांडू है, और भूटान की थिम्पू है। ये कैपिटल्स भी आपको ध्यान रखनी है। भूटान इज स्टिल ए मोनार्की बट द किंग हैज स्टार्टेड प्लान्स टू ट्रांजिशन टू ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। भाई वहां भी मोनार्की है, वहां भी क्या है, राजा का राज है, ठीक है, राजतंत्र है। बट वहां पे क्या हो रहा है अब, बट द किंग हैज स्टार्टेड प्लान्स टू ट्रांजिशन टू ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। भी कई सारी पार्टीज की डेमोक्रेसी की वहां पे भी ट्रांजिशन हो रहा है। बांग्लादेश हैज रिमेन्ड ए डेमोक्रेसी सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब देखो भाई बांग्लादेश जो था उसकी कैपिटल की भी बात कर लेते हैं, लिख भी देता हूं यहाँ पे, ढाका है और थिम्पू है इसकी, थिम्पू।
ठीक है। तो बांग्लादेश हैज रिमेन्ड डेमोक्रेसी सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, और भी जब तक कोल्ड वॉर नहीं, मतलब जब तक कोल्ड वॉर का एंड होता है तब तक बांग्लादेश क्या रहता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहता है, डेमोक्रेसी रहती है, मतलब 1971 से लेके 1991 तक। द मालदीव्स, an island nation, was a sultanate until 1968 when it became a republic with a presidential government. In 2005, the parliament introduced a multi-party system. देखो भाई क्या होता है, मालदीव जो था वो एक, पहली बात तो ये समझना है कि मालदीव जो है वो क्या है, एक आइलैंड नेशन है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं जो मालदीव की पोजीशन रहेगी वो कहां से रहेगी, ठीक है, मैप पे एक बार हम देख लेते हैं। तो मालदीव जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो हमारा लक्षद्वीप है। तो मालदीव की जो पोजीशन है वो यहाँ पे रहती है। ये जो है, ये वाला रीजन जो है, ये मान के चलो ये क्या है, ये मालदीव है। वापस से आते हैं भाई अपनी उसी वाली स्लाइड पे जिसपे हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो मालदीव में क्या था, 1968 तक मालदीव एक सल्तनत था। उसके बाद वहां पे क्या होता है भाई, व्हेन इट बिकेम ए रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जहां पे एक राष्ट्रपति का शासन होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। बट इन 2005 द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस ए मल्टी पार्टी सिस्टम, और 2005 में पार्लियामेंट क्या इंट्रोड्यूस करता है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस कर देता है। चले देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने देख लिया भाई सारी कंट्रीज का, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब हम भाई थोड़ा सा डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिलिट्री और जो का राज रहता है और डेमोक्रेसी का जो राज रहता है पाकिस्तान में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है 1947 को हम आजाद हुए थे ब्रिटिशर से, और उससे पहले एक ही इंडिया था, लेकिन फिर पार्टीशन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और भाई बाकी जो लोग थे, कुछ सारे मुस्लिम, बहुत सारे हिंदूज जो थे, वो रह गए थे कहां पे, इंडिया, और वहां से भी माइग्रेट करके इधर आ गए थे। देखते हैं भाई पॉलिटिकल सक्सेशन इन पाकिस्तान। तो भाई पॉलिटिकल सक्सेशन कैसा रहता है पाकिस्तान में, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। After Pakistan adopted its first constitution, General Ayub Khan took control of the country and soon got himself elected as a leader. तो भाई पाकिस्तान जब अपना पहला, मतलब फर्स्ट टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है, तो वहां पे जनरल अयूब खान जो कि आर्मी के चीफ थे भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, आर्मी का जो चीफ होता है उस पोजीशन को बोलते हैं जनरल। ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ऑफिसर्स रैंक की बात करें तो वो पाकिस्तान और हमारे इंडिया में सेम है, क्योंकि वे दोनों ही ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है। तो अगर हम जैसे भारत में बात करें तो सबसे पहले जो ऑफिसर रैंक होता है वो रैंक रहता है भाई, आर्मी की मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट या लिeutenant जिसको बोलते हैं। उसके बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन उसके बाद आता है जो आर्मी का चीफ होता है, उसको बोलते हैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोलते हैं जनरल। ठीक है, और जनरल से ऊपर भी एक पोस्ट होती है बट वो रेयरली मिलती है कुछ लोगों को, जैसे उसको फील्ड मार्शल बोलते हैं। ठीक है, चलें वापस से आते हैं। तो जनरल अयूब खान क्या करता है, टू कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज लीडर। खुद को क्या मतलब वो इलेक्ट कर लेता है भाई, वो खुद को ही लीडर मतलब बना लेता है। क्या था, जनरल था फौज का। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है ना दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है तो वहां पे यही रहा है। आप लोगों को सबको पता होगा कि हर देश के पास एक सेना होती है, मतलब एक आर्मी होती है। सबको पता है ना, इंडिया के पास एक आर्मी है, चाइना के पास एक आर्मी है, यूएस के पास, रशिया के पास एक आर्मी है। तो पाकिस्तान के पास एक आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है। ठीक है, तो सारा लगभग जो कंट्रोल रहता है हमेशा वो पाकिस्तान का रहता है, बाकी आर्मी के पास ही। तो इसलिए मैं थोड़ा ये सटायर कस रहा हूं कि भाई सब देशों के पास एक आर्मी होती है, लेकिन एक आर्मी ऐसी है पाकिस्तानी आर्मी जिसके पास अपना एक देश है। मतलब क्या है इसका कहने का, जिसके पूरे देश के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, आर्मी का रहता है। तो भाई इनकी तो स्टार्टिंग जो थी वो फाउंडेशन थी वो यहीं से रखी जाती है। चले नेक्स्ट देखते हैं। He was forced to step down due to widespread public dissatisfaction with his rule। लेकिन भाई जब लोगों का उसका मतलब उसके डिससेटिस्फेक्शन होता है उसके रूल से, तो उसके खिलाफ क्या होता है भाई, एक विरोध प्रदर्शन होते हैं, और उस विरोध प्रदर्शन की वजह से वो क्या करता है भाई, ही वॉज फोर्स टू स्टेप डाउन, वो छोड़ देता है। द मिलिट्री टुक ओवर गेन अगेंस्ट अंडर जनरल याया खान। अब देखो भाई, एक जनरल गया है, एक जनरल गया है तो दूसरा जनरल आ गया है। पहले था जनरल अयूब खान, अब आ रहा है अभी जनरल याया खान। अब किसका राज हो गया है, जनरल याया खान ने मतलब फिर से कंट्रोल ले लिया है किसका भाई, पाकिस्तान का।
तो पहला क्या है भाई, पहला जनरल अयूब खान कंट्रोल ले रहे हैं, उसके बाद जब लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, एजिटेशंस होते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर से मिलिट्री क्या करती है, फिर से अगेन मतलब जनरल याया खान के अंडर फिर से चार्ज ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग यायाज मिलिट्री रूल, भाई जब याया खान का मिलिट्री रूल चल रहा था, पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस एंड आफ्टर ए वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई, देखो सीन क्या था। पाकिस्तान में के दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट जो बनता है दोस्तों, वो पार्ट बनता है भाई ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश वाला। दूसरा पार्ट बनता है वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी का करंट टाइम का जो पाकिस्तान है वो वाला। अब हमें जो ध्यान से समझना क्या है, जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज भी पाकिस्तान है ना, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहां पे जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज बोली जाती थी भाई या तो उर्दू या फिर पंजाबी। वहां का जो पंजाबी क्लास है, पंजाब जो है, वो थोड़ा सा डोमिनेट करके रहता है। लेकिन जो बांग्लादेश है आज का, जिसको भी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां पे लोग थे, उनका कल्चर अलग था बिल्कुल, वो बांग्ला लोग थे, ठीक है, वो लैंग्वेज उनकी बांग्ला थी, उनका कल्चर नहीं मिलता था। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, उनका ही होल्ड था हर पावर पे। अब वो क्या करते थे, उनको मिसट्रीट करते थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे भाई, उनको मतलब पूरी पोजीशंस होल्ड नहीं करने देते थे। मतलब जो फायदे की पोस्ट रहती थी, सब पे वेस्ट पाकिस्तान के लोग रहते थे। अब भी सिंपल सी बात है, जब आप एक कंट्री के मेंबर हो, अगर आप भारत में किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के साथ भेदभाव होगा, तो उन लोगों के अंदर भी तो डिससेटिस्फेक्शन होगा ना। तो सेम ऐसा ही हुआ ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है। और ये जो कल्चरल इथोस है, ये भारत में ही मिलते हैं दोस्तों। भारत है कि वो हर लैंग्वेज को, हर रेस को, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इक्वल मतलब राइट्स देता है, ठीक है। और अगर कोई किसी कम्युनिटी की, किसी रिलीजन की पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो हम इंश्योर करते हैं कि भाई उसके राइट्स का भी क्या ना हो, वायलेशन ना हो। चलो अब देख लेते हैं भाई। तो क्या होता है कि याया का जब मिलिट्री रूल चल रहा था, जनरल याया खान का, तो भी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो क्राइसिस था उसको फॉलो कर, मतलब उसको फेस करता है। अब होता क्या है कि वहां पे जो लोग डिससेटिस्फाइड थे, वो वहां पे एक आंदोलन खड़ा करते हैं, और इंडिया क्या करता है, ह्यूमैनिटी के बेस पे उस आंदोलन को सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल एड भी देता है, मिलिट्री एड भी देता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है। और मुक्ति वाहिनी एक सेना थी, जो मुक्ति लिबरेशन फोर्स थी, जो कि बांग्लादेश के लोगों से बनी थी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से बनी थी। और वो फॉर्मेशन कर देते हैं किसकी भाई, एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, और एक नया देश बन जाता है जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। आफ्टर वॉर द भुट्टोज गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। अब देखो भाई, वॉर के बाद फिर से भुट्टो की सरकार बन जाती है, लेकिन उसको जिया उल हक जनरल फिर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो होल्ड कर लेती है। General Zia faced a pro-democracy movement starting in 1982, and in 1988 an elected democratic government was restored under the leadership of Benazir Bhutto। अब देखो क्या होता है भाई, जनरल जो जिया थे, वो भी, जिया उल हक था, वो भी बेचारा क्या कर रहा था, वो होल्ड करता है। लेकिन 1982 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान में, और 1988 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से इलेक्ट होकर आती है, चुन के आती है। और लीडरशिप किसकी थी भाई, बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो दोस्तों वहां की लेडी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। और इनकी हत्या कर दी गई थी, आई थिंक 2006-7 के अराउंड इनको गोली मार के इनकी मर्डर कर दिया गया था। चले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। In 1999, the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif। फिर से क्या होता है भाई, 10 साल, लगभग 10-11 साल सरकारें चलती हैं। फिर से 1999 में आर्मी फिर क्या करती है, स्टेप इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, जो आर्मी के चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नवाज शरीफ को हटा देते हैं। 2001 में क्या होता है, और ध्यान कर रखना भाई, 1999 में क्या हुआ था, 1919 में हुआ था कारगिल वॉर, ठीक है। कुछ वहां के इन्फिल्ट्रेट करके वहां के कुछ कबायली, पाकिस्तान की आर्मी घुस गई थी भारत में, भारत के कुछ बंकर्स पे कब्जा कर लिया था। तोलोलिंग, टाइगर हिल, ये सब आपने सुनी होंगी, ठीक है, अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है आपका इन चीजों में। तो 1919 में ऑपरेशन पवन चलाते हैं भाई, और अब हम क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं पाकिस्तान को, मुंह की चखा देते हैं।
2001 में क्या होता है, जनरल मुशर्रफ गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। और भाई देखो, जो 1999 में जनरल मुशर्रफ ने होल्ड लिया था रिमूव करके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, वो खुद ही 2001 में क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन जाता है पाकिस्तान का। सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। और फिर क्या होता है भाई, 2008 में से लेके अभी तक, ठीक है, 2024 तक, वहां पे जो सरकारें बन रही है वो कैसी बन रही है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ये सब कहने की बातें हैं, दुनिया को दिखाने की बातें हैं दोस्तों, अभी भी वहां पे जो मेन होल्ड है, ठीक है, मेन होल्ड वो हमेशा से ही आर्मी का ही रहता है। लेकिन हमें ध्यान करना है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 2008 से क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए कि भाई कब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चल रही है, तो मतलब 2008 से। जनरल मुशर्रफ कब प्रेसिडेंट बनते हैं, वो 2001 में। जनरल मुशर्रफ कब नवाज शरीफ को हटा देता है, 1999। चले भी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। The social dominance of the military, clergy, and landowning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments and the establishment of military government। भाई जो सोशल डोमिनेंस है किसका, मिलिट्री का, वहां का जो अभिजात वर्ग है, वहां का जो धार्मिक वर्ग है, ठीक है, वो लीड करता है फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो बार बार हटाते हैं ना, तो वो सोशल डोमिनेंस किसका, मिलिट्री का, वहां का अभिजात वर्ग का, ठीक है, वहां के भी जो रिलीजियस लोग हैं उनका। वो क्या करता है, बार बार ओवरथ्रो कर देता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। और जो बार बार मिलिट्री गवर्नमेंट बनती है वो इसी रीजन से बनती है। पाकिस्तान's conflict with India has made the pro military groups more powerful। और भाई जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया के साथ, has made the pro military groups more powerful। और वो क्या करते हैं भाई, प्रो मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं उनको मोर पावरफुल बनाता है भाई वो कॉन्फ्लिक्ट। The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance। और भाई जो लैक है, जो कमी है किसकी, genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance। तो भाई जो वहां पे इंटरनेशनल सपोर्ट का, जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को वहां पे लागू करवा के रखे, तो उसकी कमी है। और वो जो कमी है वही इनकरेज करती है मिलिट्री को अपना डोमिनेंस बना के रखने। चल नेक्स्ट हम देखेंगे अभी बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71। आपको पता है ये जो बांग्लादेश था इसको ही जाना जाता था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से। एक युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत टुकड़े कर देता है दो पाकिस्तान के, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका बना देते हैं भाई हम बांग्लादेश, इंडिपेंडेंट कंट्री। पीपल रिजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। भाई जो उनके ऊपर डोमिनेंस था किसका, वेस्ट पाकिस्तान का, ठीक है, इम्पोज जो उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, तो उससे लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और विरोध कर देते हैं भाई। प्रोटेस्ट बिगेन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। तो भाई मैं बता चुका हूं, उर्दू थोपी जा रही थी, वेस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर था वो थोपा जा रहा था, बंगाली कल्चर को भाई और उनकी लैंग्वेज को क्या थी, इज्जत नहीं बख्शी जा रही थी, सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से क्या होता है भाई, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान लीड द पॉपुलर स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी। और भाई स्वायत्ता के लिए, स्वायत्ता होती है ऑटोनॉमी, उसके लिए शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं भाई, लीड करते हैं पॉपुलर स्ट्रगल को, संघर्ष को। ही डिमांडेड ग्रेटर राइट्स एंड इंडिपेंडेंस फॉर द ईस्टर्न रीजन। और भाई वो पूर्वी रीजन के लिए क्या मांगते हैं भाई, राइट्स मांगते हैं, और प्लस में क्या मांगते हैं भाई, इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता मांगते हैं कि भाई हमें स्वतंत्र कर दो, हमें खुद ही रहने दो, हम अपने कल्चर की, अपनी लैंग्वेज की इज्जत खुद ही कर लेंगे। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा था, डोमिनेंस दिखा रहा था भाई, लैंग्वेज को लेके उर्दू थोपी जा रही थी, ठीक है, और कल्चर को लेके भी वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। अंडर जनरल याह्या खान्स मिलिट्री रूल पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस द बंगाली मास मूवमेंट किलिंग थाउजेंड्स। और भाई देखो, हमने पाकिस्तान के मामले में पढ़ा ना कि जनरल याह्या खान के टाइम पे ही बांग्लादेश क्राइसिस आया था। तो होता क्या है कि वहां की एक यूनिवर्सिटी में हजारों बंगाली लोगों को, प्रोटेस्ट करने वालों को
जनरल याया खान क्या करवा देता है भाई, गोलियां मरवा देता है, ठीक है। उससे फिर क्या होता है, जो हमारे भारत जैसे देश भी थे उन्होंने भी क्या किया, ह्यूमैनिटी के बेस पे आप ऐसे मतलब थोड़ा सा तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करने के राइट्स दे सकते हो, ठीक है। तो फिर भारत भी क्या कर रहा था, भारत ने भी फिर सपोर्ट किया था बांग्लादेश के या फिर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। India supported East Pakistan's demand for independence, providing financial and military assistance. तो भाई इंडिया ने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड, कौन सी डिमांड, इंडिपेंडेंस डिमांड को लेके, और उनको क्या देते हैं हम, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस। और भाई हम उनको फाइनेंशियल पैसा भी देते हैं और मिलिट्री असिस्टेंस भी देते हैं। जो हमारी एजेंसी है RNAW, वो मुक्ति वाहिनी सेना को क्या करती है भाई, वो ट्रेन करती है। और भाई पाकिस्तान, इंडिया की सेना थी, इंडिया की जो नेवी थी, इंडिया की एयरफोर्स थी, वो भी पार्टिसिपेट करती है युद्ध में और हरा के पाकिस्तान को बांग्लादेश का जन्म करा देते हैं। In the 1970s elections, Sheikh Mujibur Rahman's Awami League won all seats, but the West Pakistani government refused to convene the assembly. अब देखो 1970 में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग। आवामी लीग क्या कर जाती है, सारी ही सीट जो थी ईस्ट पाकिस्तान में वो जीत जाती है। लेकिन वही पाकिस्तानी जो वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी वो रिफ्यूज कर देती है उस असेंबली को मानने से, कन्वेन करने से। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इन दिसंबर 97 इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर, रिजल्टिंग पाकिस्तान सरेंडर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। 93,000 सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। कितने, सबसे बड़ा सरेंडर है भाई, पाकिस्तान के नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ठीक है। ऐसा ही मत मानना पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और सबसे बड़ा सरेंडर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम है। जनरल नियाजी था भाई उनका, जब जो आर्मी चीफ था ना, जनरल नियाजी। और वो भाई जनरल नियाजी क्या करता है भाई, हमारे जनरल अरोड़ा थे उस समय, उनके सामने सरेंडर करता है अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ। बांग्लादेश अडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। और बांग्लादेश भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है, किसके बिहाफ पे, ठीक है। बांग्लादेश, देखो ध्यान से समझना है इसको, बांग्लादेश एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है और उसका बेस क्या था, सेक्युलरिज्म था भाई, ठीक है। कि भाई कि सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समानता दी जाएगी, किसी भी धर्म को स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और सोशलिज्म, समाजवाद की अवधारणा पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। इन 1975 शेख मुजीब अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्विच टू ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड बैंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द अवामी लीग। अब देखो भी शेख मुजीबुर रहमान भी क्या करता है, वो अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक अमेंडमेंट लेके आता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही पार्टी रहेगी, एक ही प्रेसिडेंट रहेगा। और भाई अवामी लीग को छोड़ के बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर देता है, वो बैन कर देता है। मास प्रोटेस्ट लीड इरशाद टू रिजाइन इन 1990 एंड मल्टी पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, एस्टैब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। और भाई जो मास प्रोटेस्ट थे, ठीक है, वो करते हैं लीड इरशाद टू रिजाइन इन 1990, और इरशाद क्या कर देता है भाई, रिजाइन कर देता है 1990 में। और मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं 1991 में, जो कि एस्टैब्लिश करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। शेख मुजीब वाज assassinated, leading to military rule under Ziaur Rahman, who was later also assassinated, followed by Lieutenant General H.M. Irshad take over। देखो भी ध्यान से समझ लेना इसको। शेख मुजीब क्या हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, लीडिंग टू मिलिट्री रूल अंडर जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान के अंडर मिलिट्री रूल आ जाता है। वो वाज लेटर आल्सो असैसिनेटेड फॉलोड बाय, और उसका भी कत्ल कर दिया जाता है, उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। और उसको फिर वही कौन फॉलो करता है, लेफ्टिनेंट जनरल H.M. इरशाद टेक ओवर कर लेते हैं भाई, पावर को अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब हम बात करेंगे भाई नेपाल में मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में एक बार हम देख लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट बट लेटर चेंज इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी इयर्स। देखो भी क्या होता है, नेपाल जो था वो एक हिंदू किंगडम था, ठीक है। और एकमात्र ऐसा देश कहा जाता है कि जो हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल है। दूसरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ भाई, नेपाल कहा जाता है कि कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं रहा है,
ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल हिंदू किंगडम था पास्ट में, बट लेटर चेंज इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। तो जो राजा थे भाई वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड। कब करते हैं वो, 1990 में करते हैं, इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और भाई 1990 में करते हैं इन द वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक भाई मतलब प्रो डेमोक्रेटिक आंदोलन था, उसकी वेक में क्या करते हैं ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड को। ड्यूरिंग द 90s द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। और भाई माओइस्ट कौन से हैं, जो माओ से तुंग की जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको माओवादी या फिर माओइस्ट बोला जाता है। और भाई 90s में क्या होता है, ये माओइस्ट जो थे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एक अपना इन्फ्लुएंस फैलाने में नेपाल के कई सारे पार्ट्स में। In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. 2002 में क्या होता है भाई, किंग क्या करते हैं, अबोलिश कर देते हैं, जो राजा था नेपाल के वो क्या कर देते हैं, अबोलिश कर देते हैं पार्लियामेंट को, एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं भाई, डिसमिस कर देते हैं, दस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी। और जो थोड़ी सी डेमोक्रेसी नेपाल में थी ना उसका भी क्या हो जाता है 2002 में एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्री डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। 2006 में क्या होता है भाई, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होते हैं भाई, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं, किसको लेके, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द सेवन पार्टी अलायंस। और भाई मुख्यतः रूप से अहिंसक ये आंदोलन रहा था, जिसमें भाई एसपीए करके सेवन पार्टी अलायंसेस, सात पार्टी अलायंसेस, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे माओइस्ट थे वहां के, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मतलब बड़े लेवल पे नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड करते हैं, और जिसमें भी सेवन पार्टी अलायंस, सात पार्टियों का अलायंस गठबंधन था, माओइस्ट थे और सोशल एक्टिविटीज। The pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that has been dissolved in April 2002। तो भाई जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वो क्या करती हैं, अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री, अपनी पहली बड़ी जीत हासिल करते हैं, व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस। और भाई जब किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भाई रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस था, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002। तो भाई ठीक है, 2002 में जो एबोलिश की गई थी, डिसॉल्व की गई थी पार्लियामेंट, उसको रिस्टोर करने का जो दबाव आया, तो ये पहला क्या माना जाता है, फर्स्ट मेजर विक्ट्री मानी जाती है माओइस्ट की और सोशल एक्टिविस्ट की और जो एसपीए के जो लोग थे उनकी, जो मूवमेंट चला रहे थे उन लोगों की। In 2008, Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy. In 2015, it adopted a new constitution. तो भाई 2008 में नेपाल क्या बन जाता है भाई, नेपाल बन जाता है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कब, 2008 में। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखने हैं सारे, ठीक है। 2002 में पार्लियामेंट को अबोलिश करते हैं वहां के राजा, 2006 में फिर से रिस्टोर करते हैं, और 2008 में क्या होता है भाई, नेपाल बन जाता है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और मोनार्की क्या हो जाती है वहां से खत्म हो जाती है। इन 2015 या 2015 इट अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और भाई वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। काठमांडू जो है दोस्तों वो नेपाल की कैपिटल है, ध्यान रखना है। रुपया जो रुपी है वो वहीं की, नेपाली रुपया क्या है, वहां की करेंसी का नाम है काठमांडू। चले भाई देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कुछ। अब हम हमने बात की अभी नेपाल के बारे में बात की, तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे भाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका में भाई जो एथनिक जातीय संघर्ष थे
और भाई डेमोक्रेसी जो है श्रीलंका में उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं पहले श्रीलंका को एक बार, थोड़ा सा जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। 1948 में श्रीलंका भाई आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो वहां पे आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पे दो कम्युनिटी हैं मेनली, ठीक है। एक थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। देखो, इंडिपेंडेंस कब मिली श्रीलंका को? सिलोन जिसको बोला जाता था उस टाइम पे, उसका नाम श्रीलंका है अभी। जो इंडिपेंडेंस मिली वो मिली 1948 में, ध्यान रखने की जो बात है, ठीक है। वहां के जो नेटिव लोग हैं ना, जो स्थानीय लोग हैं, जो मूल लोग हैं बेसिकली, वो है सिंगली। और भाई वहां पे जो दूसरी कम्युनिटी है वो है तमिल। दूसरी कम्युनिटी जो है वो है तमिल। ये सिंगलीज जो हैं, इनका होल्ड रहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनका क्या रहता है भाई, इनका होल्ड रहता है सत्ता पे। ये नेशनलिस्ट है वहां के, ठीक है। तो इनको क्या लगता था कि भाई इन तमिल्स के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, इनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कोई इनको मतलब कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अब होता क्या है, ये जो तमिल हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वी प्रभाकरण की लीडरशिप में, एलटीटी करके, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, तमिल टाइगर लिबरेशन इलम ऐसा कुछ करके, तमिल इलम ऐसा करके कुछ बनाते हैं, एक ऐसी फोर्स बनाते हैं, ठीक है। और इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां की, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है श्रीलंका की आर्मी के साथ। चीजें आपको समझनी है। अब भारत में तमिलनाडु में काफी तमिल है, तो इंडियन जो तमिल हैं, इंडियन तमिल जो हैं, वो हमेशा इंडिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि जो ये श्रीलंकाई तमिल है ना, इनके फेवर में बात की जाए, इनके राइट्स को, इनके ह्यूमन राइट्स को इंडिया सेव करे। अब हुआ क्या कि भारत ने भाई वहां पे बात की, ठीक है। ये जो एलटीटी था इसमें कहा जाता है कि मतलब भारत का भी कुछ सपोर्ट था, ठीक है। तो होता क्या है कि इंडिया वहां पे अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज देता है भाई। ये बात है 1987 की, इसको समझना है। पीस कीपिंग फोर्स भेज देता है, अपनी आर्मी भेज देता है एक ऑपरेशन चला के, ठीक है। अब होता क्या है, ये पीस कीपिंग फोर्स इसी के साथ भिड़ जाती है भाई, इसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा जो श्रीलंकन पीपल थे ना, श्रीलंका की पब्लिक थी, वो लाइक नहीं करते हैं इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट को। इंडियन आर्मी जो डिप्लॉयमेंट थी उसको ये लोग लाइक नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं श्रीलंकन पीपल? इनको लगता है कि ये भारत जो है हमारे इंटरनल मामलों में क्या कर रहा है, दखल कर रहा है। तो भाई 1989 में विदाउट एनी रिजल्ट्स, ये जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स थी ये वापस आ जाती है श्रीलंका से, ठीक है। अब भाई देखते हैं, हमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम श्रीलंका के बारे में देख लें। चले, श्रीलंका has retained democracy since its independence in 1948, but it faced a serious challenge from ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions। अब देखो क्या होता है भाई, ये जो तमिल थे मैंने आपको बताया है, ये तमिल क्या है, अलग से एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अलग से अलग देश की बात कर रहे हैं। तमिल इलम करके एक नए देश की बात करते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे डेमोक्रेसी तो चल रही है, अगर डेमोक्रेसी तो वहां पे चल रही है, लेकिन एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जातीय संघर्ष है सिंगली और तमिल के बीच में, वो भी साथ साथ चल रहा है। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, डी भंडार नायके, डी भंडार नायके 1960 में पीएम बनती हैं दोस्तों, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और भाई ये वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी किसी भी देश की, किसी भी देश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका में बनती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
अब देखते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सिंगला कम्युनिटी। तो भाई इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिक्स थी श्रीलंका की वो डोमिनेट रहती है ऐसी फोर्सेस के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते थे किसकी फायदे की बात, किसके इंटरेस्ट की बात, जो मेजोरिटी थी सिंगली कम्युनिटी मैंने जो आपको बताई है, इसको ऐसे लिखते हैं सिंगला या सिंगली। सिंगला जो समुदाय था उसके फेवर के, उसके इंटरेस्ट के लोगों का ही क्या था भाई, राजपाट रहा था। द सिंगलाज नेशनलिस्ट थॉट that Sri Lanka should not give concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Singla peoples only। तो भाई जो सिंगला राष्ट्रवादी लोग थे उनका क्या मानना था कि श्रीलंका ने, श्रीलंका को जो वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कुछ भी कंसेशन नहीं देना चाहिए तमिल्स को, बिकॉज जो श्रीलंका है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ वो सिंगली लोगों का है, सिंगला लोगों का है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। Since 1983, the LTT has been fighting for a separate Tamil Elam in Sri Lanka and controls the northeastern region। देखो भाई 1983 से लेके एलटीटी जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था सेपरेट तमिल इलम के लिए, एक रीजन के लिए। और वो कौन सा रीजन है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो इन पे तमिल, इन पे जो ये लिट्टे वाले जो आतंक, मतलब कहा तो आतंकवादी जाता है, लेकिन ये भाई उनके लिए तो आतंकवादी नहीं है ना। ठीक है, आतंकवादी हो तमिल जो वहां के लोग हैं श्रीलंका के, उनके लिए तो आतंकवादी नहीं है। और इनकी मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडियन तमिल है उनके साथ भी इनकी ठीक ठाक बनती थी, क्योंकि वो कल्चर, वो भाई कम्युनिटी वाइज ये क्या करते थे, उनको फेवर करते थे। In 1987, India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between the government and Tamils। तो भाई क्या होता है 1987 में इंडिया एक अकॉर्ड साइन करता है श्रीलंका के साथ और अपने ट्रूप्स भेज देता है, अपनी आर्मी भेज देता है टू स्टेबलाइज रीजन रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड तमिल्स, तमिल्स और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। But in 1989, the Indian peacekeeping force withdrew without achieving its objectives। और भाई बगैर लक्ष्य को हासिल किए भारत की जो शांति सेना थी, पीस कीपिंग फोर्स थी, वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी आईपीकेएफ, वो क्या हो जाती है अभी, वापस लौट आती है। The Scandinavian countries such as Norway and Iceland tried to bring the warring groups back to negotiations. Finally, the armed conflict came to an end and the LTTE was vanquished in 2009। और भाई जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे और आइसलैंड जो है, वो कोशिश करते हैं नेगोशिएशंस की, इनके मतलब इनको चीजें इनकी सेटल करवाने की। फाइनली द आर्म कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड। और भाई जो हथियार बंद जो सशस्त्र विद्रोह चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एलटीटी और वहां की आर्मी के बीच में, वो वेनक्विस्ड हो जाता है 2009 में, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। Despite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development। देखो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी अच्छी बात क्या रही, श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ श्रीलंका क्या करता है, हासिल करता है। और अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, जो लाइक बर्थ रेट की जो होती है ना, जिसमें इंक्रीज होता है, उसको भी श्रीलंका ने क्या किया है, बहुत ही मतलब काबिले तारीफ हमें उनकी करनी होगी, काफी अच्छे तरीके से उसको भी इन्होंने कंट्रोल किया है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के। ये हमने कुछ श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था भाई वहां पे सिंगला और तमिल लोगों के बीच में। ठीक है, तमिलनाडु के तमिल भी उनको फेवर करते थे, तो एक एलटीटी करके एक संगठन बनता है 1983 में। और वो भाई आर्म्ड मतलब एक स्ट्रगल कर रहा था, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, वो कैसा मूवमेंट था, आर्म्ड मूवमेंट था जिसमें भाई हथियारों का यूज किया जाता है। और भाई वो श्रीलंका की सेना के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में थे। और 2009 में श्रीलंका की सेना उनको क्या कर देती है भाई, बिल्कुल खत्म कर देती है। After independence, India and Pakistan got involved in issue related to Kashmir. It led to wars in 1947 and 65, which failed to settle the matter।
इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाते हैं एक इशू में, कश्मीर के इशू में, ठीक है। एंड इट लीड टू वॉर्स इन 1947 एंड 1965 व्हिच फेल्ड टू सेटल द मैटर। और भाई कश्मीर को लेके भारत का झगड़ा होता है, युद्ध होता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 1947-48 में एक तो बिल्कुल अक्टूबर में ही हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम अगस्त में फ्री होते हैं, लेकिन अक्टूबर में पाकिस्तान क्या कर देता है, कश्मीर को लेके उसके ऊपर हमला कर देता है, ठीक है। In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. भाई भारत क्या करता है 1971 में? बांग्लादेश की फॉर्मेशन करवाता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। और भाई पाकिस्तान को हरा देता है, लेकिन जो कश्मीर का इशू जो था दोस्तों, वो फिर भी क्या रहता है? अनसेटल्ड ही रहता है। India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of the Siachen Glacier and over acquisition of arms. तो भाई इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है पाकिस्तान के साथ, वो किसके ऊपर रहता है? स्ट्रेटजिक इश्यूज पे रहता है। कैसे स्ट्रेटजिक इश्यूज? जैसे भाई कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? इन बातों को लेके। और भाई कौन कितना, एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, भाई और आर्म्स के एक्विजिशन को लेके भी उनके बीच में क्या रहता है? कॉन्फ्लिक्ट रहता है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। इन 1998 sorry, India conducted nuclear test in Pokhran and Pakistan responded with test in Chagai Hills। तो भाई भारत राजस्थान के पोखरण में 1998 में क्या करता है भाई? परमाणु टेस्ट कर लेता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। एंड पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद टेस्ट इन चगाई हिल्स, और पाकिस्तान भी भाई चगाई हिल्स में टेस्ट करके भारत को रिस्पॉन्स दे देता है। The two countries disagree over the demarcation line in Sar Creek in the run of Kutch। और भाई गुजरात में कच्छ का रण है भाई, तो वहां पे भी सर क्रीक लाइन को लेके भारत और पाकिस्तान का क्या है? सीमा निर्धारण को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्प्यूट्स ओवर शेयरिंग इंडस वाटर, इंडस रिवर वाटर्स। और भाई इंडस रिवर जो सिंधु नदी है, उसके पानी को लेके भी भारत और पाकिस्तान का क्या है? डिस्प्यूट है। और भाई बता देता हूं, जो ये इंडस का है ना, 80% तो पाकिस्तान के हिस्से में आता है पानी, पाकिस्तान और ये इंडिया। तो 80% जो पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, 20% हमें मिला था, लेकिन हम वो 20 भी पूरा यूज नहीं कर पाते, उसमें से भी कुछ शेयर जो है वो पाकिस्तान के पास जाता है। अब कुछ लोगों का लगेगा कि सर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई हमारे इधर पानी की कमी रहती है कई जगह पे, तो हम, लेकिन बच्चों जहां पे इंडस की लोकेशन है, जहां से इंडस बहती है, वहां पे इरिगेशन वगैरह के लिए नहरें बनाना बहुत टिपिकल काम हो जाता है। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, भाई भारत और उसके जो दूसरे पड़ोसी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसएग्रीमेंट्स ओवर शेयरिंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। और भाई भारत और बांग्लादेश का भी एक इशू, डिसएग्रीमेंट रहता है, किसको लेके? गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के शेयर को लेके। India and Nepal have a special relationship with citizens able to travel and work in each country without visas। और भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। कैसा है कि आप विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट क्या कर सकते हो? इंडिया में जा सकते हो, एक दूसरे देश में जाके काम कर सकते हो। They cooperate in areas like trade, science, natural resources and water management, though some differences remain। और भाई देखो, भारत और नेपाल का सहयोग रहता है कुछ ऐसे एरियाज में, जैसे ट्रेड को लेके, साइंस में, नेचुरल रिसोर्सेज में, वाटर मैनेजमेंट में। और भाई कुछ फिर भी डिफरेंसेस रहते ही। इंडिया इज अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन ग्रुप्स, रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स दो इट्स टेरिटरी एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। अब देखो भाई, इंडिया है अनहैप्पी रहता है बांग्लादेश से, किसको? बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, जो भाई भारत में इलीगल इमिग्रेशन होता है, घुसपैठ करते हैं वो लोग। सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन ग्रुप्स, और भाई एंटी इंडियन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है बांग्लादेश। रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स थ्रू इट्स टेरिटरी, और भाई वो क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है इंडियन ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी में घुसने के लिए, या मतलब जाने के लिए। एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया,
और भाई उसका एक डिसीजन ऐसा है बांग्लादेश का कि उनकी जो नेचुरल गैस है वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करता है। Since 1987, India has stopped interfering in Sri Lanka's internal affairs, and both countries now share a strong relationship, including a free trade agreement. और वही 1987 से इंडिया ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में, उनके आंतरिक मामलों में। एंड बोथ कंट्रीज नाउ शेयर ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंक्लूडिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भाई अब दोनों ही देश क्या करते हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। India supported Sri Lanka during the tsunami. India has a special relationship with Bhutan helping India by eliminating militants from its territory. अब देखो भाई, इंडिया क्या करता है भाई, सपोर्ट, इंडिया ने सपोर्ट किया था श्रीलंका को सुनामी के दिनों में। सुनामी आई थी 2004 में, बहुत कोस्टल एरियाज में बहुत नुकसान हुआ था इंडिया का भी और श्रीलंका का भी। तो भाई इंडिया क्या करता है, मुश्किल के वक्त में उनका साथ देता है। इंडिया हैज ए स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, भूटान के साथ भी इंडिया का स्पेशल रिलेशनशिप है। विद भूटान हेल्पिंग इंडिया बाय एलिमिनेटिंग मिलिटेंट्स फ्रॉम इट्स टेरिटरी, और वहां की टेरिटरी से एलिमिनेटिंग मिलिटेंट्स फ्रॉम इट टेरिटरी, वहां की टेरिटरी से भाई मिलिटेंट्स को हटा के वो भी हेल्प करता है। India and Maldives have a good relationship, with India providing military support to Maldives in 1969 when Sri Lankan mercenaries attacked। और भाई जब कुछ भाड़े के मर्सनरी जो सैनिक थे वो अटैक कर देते हैं, तो भाई भारत क्या करता है, मालदीव के साथ भारत के भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि भारत अपनी सेना भेजता है वहां पे, मिलिट्री सपोर्ट देता है। Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar, have had issues over migration of ethnic Nepalis and Rohingyas respectively। और भाई नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ भी इश्यूज हैं माइग्रेशन को लेके, किसके, ऑफ एथनिक नेपालीज एंड रोहिंग्याज रिस्पेक्टिवली। बांग्लादेश एंड नेपाल हैव डिफरेंसेस ओवर द फ्यूचर ऑफ हिमालयन रिवर वाटर। अब देखो भी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, वो किसको लेके हैं, हिमालयन जो रिवर है उनके पानी को लेके। चलें नेक्स्ट देखते हैं भाई। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1985 टू प्रमोट रीजनल कॉर्पोरेशन। और एक सार्क, दक्षेश जिसको हिंदी में बोलते हैं, दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भाई यहाँ का जो रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए एक संगठन बनाया गया था 1985 में। और भाई इसकी जो पहली मीटिंग एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट रीजनल कॉर्पोरेशन, जो क्षेत्रीय जो सहयोग को प्रमोट करने के लिए। सार्क मेंबर साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA in 2004 which aimed to create a free trade zone in South Asia effective from 1 January 2006। सार्क मेंबर साइन करते हैं भाई क्या, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, 2004 में ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये क्या था कि फ्री ट्रेड जोन बनाए भाई साउथ एशिया को, और ये इफेक्टिव होता है भाई 1 जनवरी 2006 से। SAFTA aims to reduce trade tariffs, but some neighboring countries fear it could lead to India dominating their markets and influencing their societies and politics। भाई साफ्टा का एम तो क्या था, ट्रेड टैरिफ्स को रिड्यूस करना, बट सम नेबरिंग कंट्रीज फियर, कुछ पड़ोसी देशों को क्या लगता है कि कुड लीड टू इंडिया डोमिनेटिंग देयर मार्केट्स, कि वो इंडिया डोमिनेट कर जाएगा उनकी मार्केट्स पे और इन्फ्लुएंस कर लेगा उनकी सोसाइटी को और उनकी पॉलिटिक्स को। Although India-Pakistan relations are of conflict and violence, there have been a series of efforts to manage tensions and build peace। भाई पाकिस्तान और उनका रिलेशन भाई कॉन्फ्लिक्ट का रहता है, लेकिन फिर भी एक सीरीज ऑफ एफर्ट्स रहता है टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशिया पॉलिटिक्स। चाइना और भाई जो यूएस हैं वो क्या रहते हैं भाई, की प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ का पॉलिटिक्स में। Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant। भाई चाइना और यूएस क्या है, दोनों यहाँ पे मतलब की प्लेयर्स रहते हैं। भारत चाइना के रिलेशन भी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से क्या हो रहा है कि वहां पे चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, और जो कि भारत के लिए क्या है, थोड़ा उत्तेजित करने वाला है
ठीक नहीं। The US has had good relation with both India and Pakistan since the end of the Cold War and the increasingly works as a moderator in India-Pakistan relations। और भाई यूएस भी क्या है, गुड रिलेशन है पाकिस्तान और भारत के साथ, और वो दोनों के साथ ही क्या करता है भाई, वो एक दोनों के बीच में एक मॉडरेटर का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई टाइमलाइन ऑफ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, 1947 में देखते हैं क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज होते हैं भाई दोनों ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में, नेशंस में। 1948 में श्रीलंका गेन्स इंडिपेंडेंस, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट होता है भाई कश्मीर को लेके। ठीक है, ये हमने देखा ही था, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। 1945 सॉरी 54-55 पाकिस्तान ज्वाइंस द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक सिएटो एंड सेंटो। ठीक है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था। 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें भाई पाकिस्तान को मिलेगा 80% वाटर, इंडिया को मिलेगा 20% वाटर। ठीक है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया होता है भाई, युद्ध होता है, हम हार जाते हैं। 1965 इंडो पाक वॉर, यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है, यूएन क्या भेजता है भाई, ऑब्जर्वेशन मिशन भेजता है, और इंडो और पाक का वॉर होता है, और भारत पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा देता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1966 इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट, 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। इसको यहां तक देख लेंगे भाई। देखिए पहले ताशकंद समझौता होता है भाई 1966 में, जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो जाती है। 1971 में देखो दोस्तों, प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का प्रोक्लेमेशन होता है इंडिपेंडेंस का। 71 में इंडो सोवियत ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, 20 साल तक हम ट्रीटी करते हैं साइन, ठीक है, फ्रेंडशिप की यूएसएसआर के साथ। दिसंबर 1971 इंडो पाक वॉर, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश पढ़ चुके हैं। इसी युद्ध का एग्रीमेंट होता है भाई, शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। 1974 इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट, और भाई 1974 में इंडिया कंडक्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट। 1976 पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, और भाई 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करते हैं, स्थापित करते हैं डिप्लोमेटिक संबंध। 1985 दिसंबर में साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन ढाका। 1985 की पहली, ध्यान रखना है, सार्क की पहली जो समिट हुई थी वो कहां पे हुई थी, ढाका में हुई थी 1985 में। ठीक है, साउथ इंडियन लीडर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं। फिर भाई वही 1987 में पीस कीपिंग फोर्स भेजता है इंडिया। ठीक है, भाई 1989-90 में इनको वापस बुला लेता है। 88 में देखते हैं इंडियन सेंड ट्रूप्स टू द मालदीव्स टू फोइल ए कू अटेम्प्ट बाय मर्सनरीज। वही जो बात है भाई, जो श्रीलंकन मर्सनरीज चले गए थे उनके अगेंस्ट भारत अपनी सेना भेज देता है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटी ऑफ ईच अदर। ये एग्रीमेंट करते हैं भाई। 1988 टू 9 डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, और इन तीनों देशों में 1988 से लेकर 1991 में क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन होता है। दिसंबर 1996 इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फड़क्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर्स, और भाई फड़क्का ट्रीटी होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। मई 1998 इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, दोनों ही देश न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं भाई। दिसंबर 1996 में इंडिया एंड बांग्लादेश फड़क्का को लेके एक मतलब ट्रीटी होती है, गंगा वाटर्स को लेके, फड़क्का ट्रीटी बोलते हैं इसको। मई 1998 में इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और भाई दोनों ही क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। और देखते हैं दिसंबर 1998 इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए भाई, जिसको भारत और श्रीलंका क्या करते हैं भाई, साइन करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1998 में। फिर देखते हैं भाई क्या होता है, 1909 के फरवरी में इंडियन पीएम वाजपेयी अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन, और भाई भारत के उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो क्या करते हैं, एक बस यात्रा लेके जाते हैं भाई, कहां से कहां तक, दिल्ली टू लाहौर लेके जाते हैं। ठीक है,
टू साइन ए पीस डिक्लेरेशन। और अभी भी एक लाहौर से दिल्ली की बस चलती है भाई, लाहौर टू दिल्ली, दिल्ली टू लाहौर, भारत और पाकिस्तान की शांति को इंगित करने वाली, साइन करने वाली एक बस चलती। जून जुलाई 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और भाई कारगिल का एक युद्ध होता है, एक ऑपरेशन होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, भारत इसको, इसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह खदेड़ देता है, हरा देता है। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट अनसक्सेसफुल। और जुलाई 2001 में भारत के प्रधानमंत्री और वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच आगरा समिट होती है और वो अनसक्सेसफुल रहती है। जनवरी 2004 SAFTA साइन एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। और भी साफ्टा पे साइन किया जाता है 12वीं सार्क समिट, जो कि इस्लामाबाद में होती है। 2007 अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क। और भाई 2007 में अफगानिस्तान भी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो संगठन था उसको ज्वाइन कर लेता है। नवंबर 2014 द 18th सार्क समिट इन काठमांडू नेपाल। और वही जो रिसेंट जो सबसे मतलब रिसेंटली जो हुई है सार्क की समिट, वो हुई थी 18वीं सार्क समिट 2014। अब हम बात कर लेते हैं भाई, एक समिट और होनी थी दोस्तों, वो होनी थी 2016 में, 19वीं समिट, और वो होनी थी इस्लामाबाद में। कहाँ होनी थी? इस्लामाबाद में वो समिट होनी थी। लेकिन सीन क्या रहता है कि भारत पे अटैक कर दिया जाता है उरी पे, और वो आतंकवादी थे पाकिस्तानी। तो भारत क्या करते हैं, भारत क्या डिसाइड करता है कि भाई हम सार्क समिट में पाकिस्तान में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। खूब मन लगा के पढ़ना है, रिवीजन करनी है दोस्तों, की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।